हेलो, आप सभी को नमस्कार। कल हमने पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची ग्रामश्री कविता की 3 भाग। आज हमारा ग्रामश्री कविता जो है इसका चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। अब रचत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत रूप की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरभेरी जूली, फूले आडू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। अब इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। रजत, रजत का अर्थ होता है चांदी। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। मंजरिया, मंजरियों का अर्थ होता है बोर, बोर। लद गई आम्र, तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां मंजरियों की वजह से लद गई है और वो मंजरियां सोने चांदी की तरह चमक रही है। आगे कवि कह रहे हैं, झर रहे डाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। आगे कवि कहते हैं कि पतझड़ ऋतु के आने पर जो डाक का पेड़ होता है, जिसे पलाश कहते हैं, उसके पत्ते झड़ रहे हैं। पीपल के दल और पीपल के पत्ते भी झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और जो कोयल है पतझड़ ऋतु में अपनी मधुर वाणी से कुहू कुहू करके मतवाली हो गई है, मतलब अपनी मधुर आवाज का गुंजन कर रही है। आगे कह रहे हैं कवि, महके कटहल, और जो कटहल है उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। मुकुलित जामुन, और जामुन पर अध खिले पुष्प खिल रहे हैं। जंगल में झरभेरी झूली, और जंगल में जो झरभेरी है उसकी डालियां झूल रही है। फूले आडू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, और आडू नींबू दाड़िम का अर्थ होता है अनार, आलू गोभी बैंगन मूली, इन जो सारी ये जो सब्जियां हैं, इनके ऊपर फूल पुष्पित हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। आगे की अपनी कविता है, आगे की पंक्तियां हैं इस प्रकार। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। आगे की पंक्तियों में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। चित्तियों का मतलब होता है निशान, कि अमरूद पक गए हैं और उन अमरूदों पर लाल लाल रंग के जो निशान है वो पड़ गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर होते हैं वो पककर मधुर हो गए हैं और चारों तरफ सुनहला दिखाई दे रहा है। अमली, अमली का अर्थ होता है आंवला। अमले से तरु की डाल जड़ी, और जो आंवले का पेड़ है उसकी हर डालियों पर आंवले लगे हुए हैं, जिससे वो डालियां ऐसे लगती है जैसे किसी नगीने से जड़ी हुई हो। लह लह पालक, और पालक है वो खेतों में लहरा रहा है। मह मह धनिया, और धनिये की महक चारों ओर बिखर रही है, फैल रही है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और सेम की फलियां चारों तरफ फैल रही है। आगे है, मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल जैसे टमाटर पककर लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्चियां हैं उनकी ऐसे लगता है जैसे थैलियां ही भर गई हो। तीसरा कुछ आगे की अपनी पंक्तियों में है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि जो गंगा नदी का तट है उस पर जो बालू रेत है उस पर हवा चलने से
सांप की तरह निशान पड़ गए हैं। मतलब वो बालू रेत ऐसी लगती है जैसे तो कोई सांप की तरह चल रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, और उस गंगा नदी के तट पर, सरपत का मतलब होता है लंबी लंबी घास, जो गंगा नदी का तट है उसके पास में लंबी लंबी घास है जो अति सुंदर लगती है, बहुत ही मनोरम लगती है। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा नदी के तट पर जो तरबूजों की खेती होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। अंगुली की कंघी से भगुले कलंगी संवारते है कोई, और जो ये भगुले होते हैं वो अपनी अंगुली से कंघी कंघी करते हुए अपनी कलंगी को संवारते हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, और सुरखाब का मतलब होता है जो चक्रवाक पक्षी होता है वो जल में तैरता हुआ रहता है। पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, और जो मगरोटी होती है वो नदी, गंगा नदी के तट पर सोई रहती है। इन पंक्तियों में मुख्य बात गंगा नदी के तट का ही वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वहाँ की बालू रेत दिखाई देती है और जो बड़ी बड़ी घास दिखाई देती है, किस प्रकार तरबूजों की खेती होती है। आगे की पंक्तियां है, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्नग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। हसमुख हरियाली हिम आतप, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो सर्दी की धूप, हिम आतप का अर्थ होता है सर्दी की धूप, यानी सर्दी की धूप जब हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो हरियाली खुशी से झूम रही है। सुख से अलसाए से सोए, और ये सर्दी की धूप और हरियाली दोनों ऐसे लगते हैं मानो सुख में अलसाए हुए से सो रही हो। आगे की पंक्तियां है, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। निशी का अर्थ होता है रात, भीगी अंधियाली में निशी की मतलब जो सर्दियों में जो रातें होती है वो ओस के कणों के कारण ऐसी भीगी हुई सी लगती है। तारक स्वप्नों में से खोए, और जो तारे होते हैं, तारक का अर्थ होता है यहाँ तारे, और जो तारे होते हैं वो ऐसे लगते हैं मानो किसी सपनों में खोए हुए से हो। आगे है, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। मरकत, मरकत का होता है, मरकत कहते हैं एक पन्ना होता है, एक हीरा होता है जो हरे रंग का होता है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और जो गांव है वो मरकत की तरह लगता है, मरकत मोती की तरह खुला हुआ सा लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली की वजह से गांव पूरा ऐसे एक जो मरकत हीरा होता है उसकी तरह लगता है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर नीलम का अर्थ होता है नीला, नभ यानी आसमान, आच्छादन यानी ओढ़ रखा है, और ऐसे लगता है जैसे उस गांव ने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। निरुपम का अर्थ होता है अनुपम, हिमांत यानी शरद ऋतु के अंत में, अंतिम दिनों में। स्निग्ध शांत मतलब बिल्कुल शांत। निज शोभा से हरता जनमन, हरता का अर्थ होता है आकर्षित, जन यानी लोग, मन यानी मन। और ये जो शरद ऋतु के जो अंतिम दिन होते हैं वो बिल्कुल अनुपम होते हैं और शांत होते हैं, जो हर व्यक्ति के मन को हरता है। मतलब ये गांव की जो प्राकृतिक सुषमा और ये जो वातावरण होता है वो हर मनुष्य के मन को हरण करता है। ये अब ये हमारा ग्राम श्री कविता का जो पाठ है आज पूरा हो गया है, और आपको अगर ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उस लिंक को भी ओपन करें और वीडियो देखें।